हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम हिंदू एनालिसिस देखेंगे आपका 10 जून का। तो इसमें हम जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ कवर करेंगे उसको मैंने यहाँ पे पहले बता दिया आपको। जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज आपके एग्जाम के लिए है उसको, और उसके साथ साथ नोट्स जो है उसका हम बताने की कोशिश करेंगे उसके बारे में डिटेल में अलग से नोट्स दे करके। तो जैसे पहला आपका जो फ्रंट पेज पर है, सेंटर अनाउंसेस हाइक इन MSP फॉर पैडी पल्सेज एंड वाइल्ड सीड। तो MSP क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है, उसको भी हम देखेंगे। दूसरा जो न्यूज़ है, सन वैक्सीन नेशनलिज्म, ये भी फ्रंट पेज का न्यूज़ है। उसके बाद एडिटोरियल जो आपका है कि शॉर्ट टर्म आर्म टैक्टिक्स वीकेंड डेमोक्रेसी, द प्रॉमिस एंड पेरिस ऑफ डिजिटल जस्टिस डिलीवरी एट होम, इंकरेजिंग अकॉर्ड। तो ये सारे एडिटोरियल्स को जो है बेसिकली ओपेड का जो आपका न्यूज़ है, मर्की स्पेस ऑफ सोशल ऑडियो, साउथ एशियाज हेल्थ केयर बर्डन, हॉस्पिटल्स मिसप्लेस प्रायोरिटीज। उसके अलावा जो बाकी उसके बाद न्यूज़ है, जैसे कि पायलट ट्रेनिंग फॉर 2 वीमेन आर्मी ऑफिसर्स, पक्के टाइगर रिजर्व्स कंटीजेंसी वर्कर्स गो ऑन स्ट्राइक। तो इसमें हम टाइगर रिजर्व्स जो इंडिया में लोकेटेड है और मैप लोकेशन उसको भी हम साथ में देखेंगे डिटेल में। इसके अलावा ये इंटरनेशनल का अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल का जो न्यूज़ है आपका, US सेनेट पासेज ह्यूज इनोवेशन बिल और नो डिसीजन येट ऑन इंडियन कंसुलेट इन अदू एटॉल। ये है ना, मालदीव्स का मैप भी हम देखेंगे, एटॉल जो बेसिकली कहाँ लोकेटेड है, तो मैप लोकेशन जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हम देखेंगे इसमें मालदीव्स का। नेक्स्ट जो आपका एल सल्वाडोर अप्रूव्स बिटकॉइन एज लीगल टेंडर। तो बिटकॉइन क्या होता है, इसका भी हमारा वीडियो है जिसको कि मैं बताऊंगा कैसे बिटकॉइन क्या होता है। और जो लास्ट आपका बिजनेस का जो आर्टिकल है, कैबिनेट अप्रूव्स 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम फॉर रेलवेज, ये कल कैबिनेट अप्रूवल दिया था। तो इन सारे न्यूज़ को जो है इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपका पूरा जो न्यूज़पेपर आज का कवर हो जाए। उसके साथ ही साथ जो आपका करंट अफेयर रिलेटेड है उसका, वो भी आपका आज का कवर हो जाएगा। और इसका नोट्स भी आप बना सकते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस PDF को भी ले सकते हैं। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें इस चैनल को, और बेल आइकन को दबाएं। तो फ्रेंड्स, मूव करते हैं। पहला न्यूज जो है हमने कहा, सेंटर अनाउंसेस हाइक इन MSP फॉर पैडी पल्सेज एंड वाइल्ड सीड्स। ये पेज नंबर 1 का जो आर्टिकल है आपका, इसमें जो सेंटर ने कल जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ क्रॉप्स के लिए अनाउंस किया, जो कि ज़्यादा था पिछले साल के मुकाबले बढ़ाया गया है। अभी इंक्रीज फॉर 21-22 सीजन के लिए, खरीफ सीजन जो होता है उसके लिए अनाउंस किया गया है, बढ़ाया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो अलग अलग क्रॉप्स इन्होंने दिया है जिसपे इंक्रीज देखा गया है। तो पैडी में 72 रुपये इंक्रीज किया गया पिछले साल के मुकाबले। बाजरा में 100 रुपीज इंक्रीज किया गया है। इसके अलावा ये जो है रिटर्न ओवर कॉस्ट, तो बेसिकली कॉस्ट अगर मान लें 100 रुपये लगता है किसी को प्रोड्यूस करने में, फार्मर किसान को ये अनाज को, उसके ऊपर बेसिकली गवर्नमेंट कितना दे रही है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे ज़्यादा हम देखें अगर, सबसे ज़्यादा बाजरा को पे जो है सबसे ज़्यादा जो इंसेंटिव एक तरह से कह सकते हैं, रिटर्न जो है गवर्नमेंट दे रही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। और 85%, मतलब कि अगर आपको एक फार्मर को अगर 100 रुपये लग रहे हैं क्रॉप को ग्रो करने में, तो गवर्नमेंट जो है MSP के थ्रू उसको 185 रुपये उसका मूल्य दे रही है। उसी तरह से अलग अलग बताया गया, मिनिमम जो है 50% है, क्योंकि जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट भी थी उसको गवर्नमेंट ने कहा कि हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये अगर इस बार हम देखें तो दूसरे क्रॉप्स को भी, स्पेशली जो है अलग अलग क्रॉप्स जो है उनको ज़्यादा बेसिकली इंक्रीज देखा गया है MSP में। क्यों? ताकि डाइवर्सिफिकेशन जो है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो फार्मर्स करे। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो फार्मर्स है वो स्टिक करते हैं वीट और राइस को, जो कि बहुत बार जो है, एक तो आपका इससे क्या होता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है, सॉइल जो है मैच्योर नहीं होता है, सॉइल ग्रो नहीं होता है, एक तरह से कर सकते हैं। पानी, वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत जगह होती है। वाटर टेबल जो है वो काफ़ी जगहों में, अगर पंजाब हरियाणा के देखें तो वहाँ पे वाटर टेबल भी काफ़ी नीचे आ चुका है, सॉइल फर्टिलिटी इम्पैक्ट हो रही है। तो उसको जो है नेचुरली जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैसे हम कर सके, उसको इंकरेज करने के लिए कि फार्मर जो है दूसरे दूसरे अनाज को भी लगाएं, क्रॉप्स को लगाएं अपने खेतों में, उसको प्रोत्साहन देने के लिए जो अगर देखा जाए तो कैबिनेट ने बाकी क्रॉप्स पे, जो पैडी और राइस को छोड़ करके बाकी क्रॉप्स पे ज़्यादा बढ़ाया है दाम को, ताकि किसान जो है प्रोत्साहन करके इस कीमत को देखते हुए दूसरे क्रॉप्स भी लगाएं। तो इसमें अगर देखें तो MSP पर पल्सेज, वाइल्सीज एंड कोर्स सीरियल्स, इस पर सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तूर दाल, उड़द दाल जो है उसमें 100 MSP राइज बाय 5% इंक्रीज में देखा गया पिछले साल के मुकाबले। और वाइल हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज जो है वो सीसम क्रॉप में देखा गया है, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज हुआ है। MSP क्या होता है ये हम जानते हैं, फिर भी यहाँ बताया गया आपका MSP जो वो रेट है जिसपे गवर्नमेंट जो परचेज करती है किसानों से अनाज को, अपने PDS स्कीम जो हम देखते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और बफर स्टॉक के लिए मेंटेन करने के लिए, कि बाकी समय पर हम जो है उस अनाज को मार्केट में ला सके। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट जो किसानों से ये अनाज खरीदती है, लेकिन किसान जो दूसरे
रहती को भी बेसिकली बेच सकते हैं अगर उनको ज़्यादा प्राइस मिल रहा हो तो ये बेसिकली कैलकुलेशन है बेस्ड ऑन एटलीस्ट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जैसे हमने कहा कि मिनिमम जो है 1.5 गुना जो है आपके प्रोडक्शन का 1.5 गुना जो है सरकार बोलती है हम देंगे, उससे ज़्यादा भी किसी किसी चीज़ों में हमने देख रहा है कि दिया गया है इस साल एमएसपी बाजरा 85% एबव जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये जो हम देख रहे हैं बाजरा का। तो ये बेसिकली किसान ये एमएसपी जो है गवर्नमेंट अनाउंस करती है ताकि किसान जो प्रोत्साहित हो कि नहीं भाई हम इतना तो प्राइस कहीं अगर हम नहीं बेच पाएंगे सामान को तो एटलीस्ट सरकार तो हमसे इतने में खरीदेगी। तो ये जो है सीजन शुरू होने के पहले बेसिकली जो है अनाउंस किया जाता है ताकि जो किसान उस क्रॉप्स को अकॉर्डिंगली जो है लगा सके कि भाई मुझे इतना कॉस्ट लगेगा, मुझे इतना मिलने वाला है, तो मैं इस क्रॉप्स को लगाऊं कि नहीं लगाऊं। ठीक है, तो ये तो एमएसपी का मोटा मोटी हो गया। इसके अलावा जो कुछ बाकी जो इसके अलावा रिलेटेड जो न्यूज़ है, नोट्स है, उसको हम देख लेते हैं। ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये रिकमेंड किया जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा। ये एक बॉडी है, ऑफिस है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। ये एमएसपी फॉर 22 क्रॉप्स जो है मैंडेटेड क्रॉप्स उसको रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को, और फेयर एंड इनोवेटिव प्राइस फॉर शुगर केन ये बेसिकली अलग प्राइसिंग फार्मूला है। इसको जो है ये भी रिकमेंड करती है सरकार को कि भाई ये रिकमेंडेशन है। ये जो बॉडी है, ये जो ऑफिस है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंदर में आता है। 1965 से ये बना हुआ ऑफिस है और इसका बेसिकली एडवाइजरी बॉडी, इसका रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है सरकार पे। मतलब सरकार चाहे तो अगर इसने रिकमेंड किया कि भाई 1000 रुपये दिया जाए, सरकार उसको 1000 भी दे सकती है, 1000 से ऊपर भी दे सकती है, 1000 से नीचे भी दे सकती है, सरकार के ऊपर में है। इसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है सरकार के ऊपर। डिसाइड कौन करता है? कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक, बेसिकली जहाँ पे देख रहा होगा आपने, ये कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये डिसाइड करती है फाइनली कि कितना एमएसपी हमें देना है। तो ये जो सीपी ये बॉडी जो है ये बहुत सारे फैक्टर्स देख करके जो कैलकुलेट करती है एमएसपी, और एमएसपी को रिकमेंड करती है। जैसे कि अकाउंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशन क्या है कमोडिटी का, उस सामान का, मार्केट प्राइस ट्रेंड कैसा रहा है डोमेस्टिक भी और ग्लोबली, पैरिटी भी सर्विस अदर क्रॉप्स के समय में पैरिटी होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी क्रॉप को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। एंड इम्प्लीकेशंस फॉर कंज्यूमर्स, इन्फ्लेशन को देखते हुए, इन्वायरमेंट को देखते हुए कि जैसे कि हमने देखा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को ज़्यादा महत्व दिया गया है, इन्वायरमेंट को देखते हुए कि इन्वायरमेंट ऐसा नहीं उस क्रॉप को लगाते लगाते इन्वायरमेंट इम्पैक्ट हो जाए, क्रॉप सॉइल जो है इम्पैक्ट हो, वाटर टेबल कैसा है, एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर सीजन सेक्टर्स। ये सारा कुछ बेसिकली जो है ये बॉडी जो है देखती है एक ब्रॉड लेवल पर, उसके बाद जो दाम को रिकमेंड करती है और जो मेजर फैक्टर्स ये देखती है। तो भी फील्ड बेस्ड कोई कॉस्ट एस्टिमेट नहीं होता है इसके द्वारा, मतलब फील्ड में जाकर कॉस्ट एस्टिमेट करना कि इतना किसान को लग रहा है, ऐसा ये नहीं करती है, बस प्रोजेक्शन करती है स्टेट वाइज एंड क्रॉप स्पेसिफिक प्रोडक्शन कॉस्ट एस्टिमेट, जो कि डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में वो देती है इनको, उसके बेसिस पर ये प्रोजेक्शन करती है। स्टेट वाइज क्रॉप स्पेसिफिक जो है इनके पास डेटा रहता है, उस डेटा को यहाँ शेयर किया जाता है, उस डेटा को यूज करके ये प्रोजेक्ट करती है कि हाँ इतना कॉस्ट लगा हुआ किसान को इस क्रॉप को ग्रो करने में। तो ये 3 तरह का प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ये बॉडी जो है इसको देखती है स्टेट और ऑल इंडिया लेवल पर, A2 प्लस FL एंड C2 जो कि आपका A2 प्लस FL इंक्लूड करके। A2 क्या? बेसिक कॉस्ट, एकदम से सबसे बेसिक कॉस्ट, ऑल पेड आउट कॉस्ट डायरेक्टली इंकर्ड बाय फार्मर्स, जो कि फार्मर को लगा इन कैश और काइंड, जैसे ऑन सीड्स पे लगा, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हायर्ड लेबर, लीजिंग लैंड, सारा हो गया। FL में क्या जुड़ गया? इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर। तो बहुत जगह हम देखते हैं किसान के साथ उनके फैमिली के मेंबर भी जो है वो भी उस खेत में काम करते हैं, क्योंकि उनको कुछ पैसा दिया नहीं जाता है। तो इसको भी एक कैलकुलेशन अगर हम देखें तो कितना होगा, तो ये फैमिली लेबर FL जो आपका फैमिली लेबर को भी इंक्लूड किया जाता है इम्प्यूटेड वैल्यू, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि आप पे नहीं करते अपने फैमिली को, उसका भी एक कॉस्ट जो है कैलकुलेट किया जाता है। C2 क्या हो गया? सबसे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट हो गया, जिसमें कि रेंटल एंड इंटरेस्ट फॉरगोन ऑन ओन्ड लैंड एंड फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स, इसको भी कैलकुलेट किया जाता है। इसको भी जोड़ लिया जाएगा तो C2 कॉस्ट आ जाता है। ये अलग अलग कॉस्ट है, इसको इस बेसिस पर जो है सारे कॉस्ट के बेसिस पर एक रिकमेंडेशन जो है CACP गवर्नमेंट को देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और कैबिनेट जो है उसके ऊपर में डिसाइड करता है कि ये हम क्या हमें फिक्स करना है प्राइस को। क्रॉप्स की बात करें तो सारे क्रॉप्स कवर नहीं होता है एमएसपी पे, धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाता है, बहुत बार इसको चेंज किया जाता है, ये फाइनल लिस्ट नहीं है, आप देखें कभी कभी इसको चेंज होता रहता है ये। तो सीरियल्स में बात करें तो पैडी, वीट, बार्ली, ये सबसे मेजर क्रॉप्स है ये सारे, जिसपे हर साल होता ही है। पल्सेज हो गया जैसे अभी हमने देखा, वाइल्ड सीड्स, अलग अलग के वाइल्ड सीड्स हैं, रॉ कॉटन, जूट, कोपड़ा और डीहस कोकोनट, और शुगर केन पे जो फेयर एंड इनोवेटिव प्राइस अलग से होता है। तो ये सारे जो क्रॉप है एग्रीकल्चर क्रॉप्स जिसपे कि सरकार एमएसपी अनाउंस करती है, ये
फाइनल लिस्ट नहीं है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये हर साल आप देखें बहुत बार इसको चेंज किया जाता है, बहुत बार नए क्रॉप्स भी आ सकते हैं और हट भी सकते हैं कुछ क्रॉप्स। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है पेज नंबर 1 पर ही, सन वैक्सीन नेशनलिज्म सेज यूएनजीए प्रेसिडेंट इलेक्ट। तो ये हमने कल देखा था कि ना ये अब्दुल्ला शाहिद जो है ये मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर है और जो कि यूएन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुए हैं। 1 साल का टर्म में रहेगा इनका। इंडिया ने इनको सपोर्ट भी किया है इनके प्रेसिडेंटशिप के लिए। और डिटेल में हमने कल के, अगर आपने आर्टिकल मिस कर गए हैं आप वीडियो, तो उसको आप देखें। उसमें हमें यूएनजीए क्या होता है, इसमें प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है और इसका क्या डिसीजन मेकिंग यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कैसे होता है, तो उसको हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया है। तो इन्होंने अपना वक्तव्य दिया है कि वैक्सीन नेशनलिज्म को हमें रोकना होगा, हटाना होगा। ये क्या होता है, हम पहले हमने देखा न्यूज में। वैक्सीन नेशनलिज्म मतलब कि देश जो है प्रायोरिटी कर रहे हैं कि हमारे देश के लोगों को, सिटीजन को पहले हम वैक्सीन कराएंगे, वैक्सीनेट कराएंगे, बाकी उसके बाद जो है दूसरे देश की चिंता एक तरह से कर सकते हैं आप ग्लोबली। वो बहुत सारे देश अगर हम देखें, वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो उन्होंने शुरू में ही वैक्सीन का एक होर्डिंग कर रखी है। बहुत सारे उनके पास ज़्यादा जो नंबर ऑफ वैक्सीन उनके पास पड़ा हुआ है। और जैसे हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने भी जैसे एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया है कि वही एक्सपोर्ट करने नहीं दे रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। तो ये बेसिकली क्या है, ये वैक्सीन नेशनलिज्म का ही एक पार्ट है कि आप जो है वैक्सीन प्रायोरिटी अपने देश के लिए कर रहे हैं। और क्योंकि हर देश को वैक्सीन की जरूरत है, स्पेशली छोटे और जो गरीब देश है अफ्रीका जैसे हो गया, तो वहां पे वैक्सीन पहुंचानी चाहिए। ये भी कहा नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। तो अगर ऐसा नहीं है कि आपने अपने पूरे सिटीजन को वैक्सीनेट करा दिया तो आप सेफ हो गए, क्योंकि अगर दूसरे जगह में कोई नया स्ट्रेन आ जाएगा या फिर नई वायरस अगर फैलेगा तो उससे दूसरे देश में भी वायरस आ सकता है। जैसे कि हमने इंडिया के केस में देखा, जो डेल्टा वेरिएंट यहाँ पे फैला, वो डेल्टा वेरिएंट अभी जो है काफी बहुत सारे देशों में वो फैल चुका है और वहां पर भी केसेज बढ़ रहे हैं। तो ये बेसिकली देखने की जरूरत होगी कि हमें जो वैक्सीन नेशनलिज्म को रोकना है और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी जो है सारे जगहों पर अलग अलग कंट्रीज में, स्पेशली जहां पे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वहां पे वैक्सीनेशन कराने की जरूरत है प्रायोरिटी पे। नेक्स्ट जो एडिटोरियल आपका है पेज नंबर 6 से जो स्टार्ट हो रहा है आपका, स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स वीकेंड डेमोक्रेसी। तो ये जो वेस्ट बंगाल को लेकर के है, जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अभी वहां पर जो कुछ स्टेप्स उन्होंने लिया, जैसे सीबीआई अरेस्ट हुआ है और वेस्ट बंगाल ये आपका जो इसके अलावा जो सोकॉल नोटिस वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को दिया गया था, फिर गवर्नर के रोल, इस सबको बेसिकली यहाँ पे डिफाइन किया गया। कुछ ज़्यादातर पॉलिटिकल है, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे गवर्नर के रोल को लेकर की गई है वो आपके जानने के लिए है। तो इसमें जो जब असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इस रोल के बारे में बात हो रही थी, तो उसमें कुछ मेंबर्स ने इस पे अपने संचय, अपने क्रिटिक्स बताया था कि वे दे व्यूड द पोजीशन एज ए relic of the colonial era, one that was capable of creating mischief। तो इन्होंने कुछ लोगों जैसे कि एच वी कामत, केटी शाह, रोहिणी कुमार चौधरी, विश्वनाथ दास, इन्होंने कहा था कि ये भाई गवर्नर का पोजीशन सही नहीं है, कॉलोनियल एरा के समय का एक तरह से पोजीशन है जो कि मिसचीफ, जो कि मिसयूज किया जा सकता है वहाँ उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या पार्टी के द्वारा। क्योंकि गवर्नर वाज अपॉइंटेड बाय द सेंटर, इट वाज क्वाइट लाइकली ही और सी माइट नॉट बी एक्सेप्टेबल इन पोजीशन रूल स्टेट। तो ये हो सकता है, उन्होंने उस समय कहा था कि हो सकता है कि अपोजिशन, किसी स्टेट में अपोजिशन का रूलिंग हो, दूसरे पार्टी का रूल हो, उसमें बहुत चांसेज है कि क्योंकि सेंटर इसको अपॉइंट करती है तो वहां पे वो एक्सेप्टेबल उस पार्टी को, उस गवर्नमेंट को, स्टेट को नहीं हो। बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था, इसको दरकिनार करते हुए अपना जो सपोर्ट में दिया था कि डिस्टिंक्शन बिटवीन फंक्शन एंड ड्यूटी ऑफ गवर्नर, डिस्टिंग्विश किया था कि गवर्नर वाज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी, पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बट पीपल ऑफ द स्टेट, वो स्टेट के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव एक तरह से है, किसी पार्टी का, चाहे वो सेंट्रल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए। अगर लेकिन अभी हम देखें तो ये मिसप्लेस्ड हो गया, मतलब कि अभी ऐसा नहीं है। मोस्ट गवर्नर्स स्पेशली इन द रिसेंट टाइम्स हैव प्रूव्ड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी दैट अपॉइंटेड देम। तो या ज़्यादातर हम देखते हैं, चाहे वो कांग्रेस रूल में हो या यूपीए सरकार में या एनडीए गवर्नमेंट में, ज़्यादातर जो गवर्नमेंट अपॉइंट होते हैं वो पार्टी के लाइन्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं। और इसको हम ये भी देख सकते हैं, जैसे कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है मेजरली जो सेंटर में, जैसे कि एनडीए की सरकार आई, जब यूपी की हटी, तो ज़्यादातर गवर्नर ने अपना रिजाइन कर दिया, क्योंकि वो जानते थे उनको बेसिकली हटा दिया जाएगा और वो जो पार्टी है वो अपने कैंडिडेट्स को एक तरह से सुपर एनुएटेड जो कैंडिडेट्स हैं उनके पार्टी के मेंबर्स है उनको गवर्नर अपॉइंट करेगी। तो यही बेटा गवर्नर के रोल के लिए बात कही गई है, तो इंपॉर्टेंट आपका। बाकी जो ये पॉलिटिकल आपका न्यूज़ है, इसमें इसको आप छोड़ सकते हैं यहाँ तक। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है पेज नंबर 6 पर ही, एडिटोरियल, द प्रॉमिस एंड पेरिस ऑफ डिजिटल जस्टिस डिलीवरी। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि ई कमिटी, हम जो ई कोर्ट की का जो उनका फेज चल रहा है, ई प्रोजेक्ट जो है, उसको लेकर इन्होंने कुछ पॉइंट्स पे क्रिटिसिज्म किया है। फेज 3 क्या है, अभी फेज 3 की बात चल रही है।
फेज 1 और 2 में क्या था, डिजिटाइजेशन ऑफ द जुडिशरी था उसमें, जैसे ई फाइलिंग उन्होंने स्टार्ट करवाया, ट्रैकिंग केसेज ऑनलाइन आप कर सकते हैं, अपलोडिंग जजमेंट्स ऑनलाइन, ये फेज 1 और फेज 2 में था। फेज 3 में क्या है कि हम जो है डिजिटाइजेशन ऑफ द कोर्ट प्रोसेसेस एंड प्लान टू अपग्रेड द इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, ये फेज 3 का पार्ट है। और इनेबल एक्सेस टू लॉयर्स एंड लिटिगेंट्स, एक्सेस मिलेगा। इसमें क्या है कि इसमें सजेस्ट किया गया है कि सीमलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया जाएगा किसके बीच में, वेरियस ब्रांचेज ऑफ स्टेट, जैसे कि स्टेट का अलग ब्रांच हो गया, जुडिशरी पुलिस हो गया, बिटवीन जुडिशरी एंड पुलिस एंड प्रिजन सिस्टम्स थ्रू द इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये बनाया जाएगा फेज 3 में, जिसमें कि इंफॉर्मेशन जो है सारे लोग जो है जितने भी स्टेट के कंसर्न लोग हैं, डिपार्टमेंट है और जुडिशरी जो है प्रिजन सिस्टम, वो सारा इंफॉर्मेशन उनके पास सेंट्रल डेटाबेस रहेगा, जिसको कि इंफॉर्मेशन वो एक दूसरे से इस डेटाबेस से ले सकेंगे। इसको इन्होंने क्यों बोला कि गलत है, तो ये उनका कि सेपरेट कर सकता है एग्जिस्टिंग क्लास एंड कास्ट इनइक्वलिटी। कैसे? बिकॉज एक्सरसाइज ऑफ डेटा क्रिएशन हैपेंस एट लोकल पुलिस स्टेशन, ये डेटा जो क्रिएशन होगा ये ऑलरेडी बेसिकली हो रहा है, ये लोकल पुलिस स्टेशन पे होगा, विच आर हिस्टोरिकली कंट्रीब्यूटेड टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द इंटायर कम्युनिटी थ्रू द कॉलोनियल एरा लॉज। तो बहुत जगह हम देखा, हर जगह नहीं पॉसिबल है, बहुत जगह जो हमने देखा है कि कम्युनिटी को ही यहाँ पर क्रिमिनलाइज किया जाता है लोकल पुलिस स्टेशन में, वहाँ के माइंडसेट के हिसाब से। तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे जो डेटाबेस फीड किया जाएगा वो गलत, एक तरह से माइंडसेट, इस माइंडसेट के साथ वो डेटाबेस फीड किया जाएगा, तो वो जो डेटा जो है एक तरह से गलत हो सकता है। इसके अलावा जो डेटाबेस कहा गया कि ये जो हाउस होगा विद इन होम मिनिस्ट्री के अंदर में एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा, तो ये भी इन्होंने कहा कि ये हो सकता है मिसयूज हो सके डेटाबेस। कैसे? प्रोफाइलिंग जो है आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसका सर्विलेंस प्रोफाइलिंग कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेक केयर नॉट टू वायलेट प्रिवेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि प्रिवेसी जो है लोगों का, जिसका डेटाबेस आप शेयर कर रहे हैं, सेंट्रल डेटाबेस है, वो हैम्पर ना हो। बहुत बार जैसे कि पुत्तुस्वामी केस में हमने देखा था, डेटा प्रिवेसी की बात की गई थी, राइट टू प्रिवेसी का, क्योंकि अभी तक इंडिया के पास डेटा प्रोटेक्शन एक लॉ नहीं है। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को देखने की जरूरत है कि जो डेटा कलेक्ट आप कर रहे हैं, प्रोफाइलिंग नहीं हो, सर्विलेंस इसको नहीं होना चाहिए। डेटा कब यूजफुल हो? जबकि वो एनोनिमस होता है, एग्रीगेटेड होता है, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होता है, विदाउट आइडेंटिफाइंग द इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल को आप आइडेंटिफाई नहीं करते हैं उसमें। तो इसके लिए वैसे फेज 3 को क्या करने की जरूरत है कि हम एनोनिमिटी रहे डेटा का मिसयूज ना हो, तो इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए डेटा की, और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एवरी फील्ड, जो इतने फील्ड आप उसमें भर रहे हैं वो सारा फील्ड स्टैंडर्ड होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि ये डेटा जो एनिनिमस रहे और उसका प्रोफाइलिंग जो गवर्नमेंट 360 डिग्री प्रोफाइलिंग जो गवर्नमेंट ना कर सके। क्योंकि अभी ये डेटा अगर अलग अलग मिनिस्ट्री से, अलग डिपार्टमेंट का डेटा एक सेंट्रलाइज रहेगा, तो गवर्नमेंट या उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो डेटा प्रोफाइलिंग कर सकती है, मिसयूज हो सकता है। इंटरसेक्शन ये बेसिकली बताया कि उसमें कुछ नहीं है ज्यादा कर। नो क्लियरेंस मेंशन जो ऑफर्ड फॉर व्हाई द होम मिनिस्ट्री नीड्स एक्सेस टू कोर्ट डेटा। होम मिनिस्ट्री को ये डेटा क्यों चाहिए? दैट मे बी एब्सोल्युटली नो रिलेशन टू क्रिमिनल लॉ, दिस प्रोसेस सर्व्स नो पर्पस अदर देन प्रोफाइलिंग एंड सर्विलेंस। ये इन्होंने बोला है कि होम मिनिस्ट्री को आप डेटा क्यों दे रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये बेसिकली जुडिशरी का डेटा चाहिए, तो ये डेटा जो होम मिनिस्ट्री के पास नहीं होना चाहिए। इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? प्रोफाइलिंग और सर्विलेंस का एक ऑब्जेक्ट हो सकता है कि मिनिस्ट्री या सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। तो इसमें सजेशन क्या दिया है कि लोकलाइजेशन ऑफ डेटा होना चाहिए इंस्टीड ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा, एंड द कमिटी मस्ट प्रिवेंट द सीमलेस एक्सचेंज जो बेसिकली दूसरे अलग अलग ब्रांचेस के बीच में होगा, स्टेट के जुडिशरी हो गया, स्टेट हो गया, स्टेट के अंदर में पुलिस हो गया, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो गई, अलग अलग प्रिजन सिस्टम हो गया, तो वो नहीं होना चाहिए, रिमेन सेपरेट, उसको आप सेपरेट रखें, अलग अलग मिनिस्ट्री का डेटा, डिपार्टमेंट का डेटा, ये जुडिशरी को अपने यूज के लिए अलग डेटा सेपरेट डेटाबेस बनाने की जरूरत है। ये मोटामोटी इसमें उन्होंने कहा है सजेशन, और ये क्या इनका कंसर्न है। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है एट होम पेज 6 पेज पर। ये जो है कल हमने देखा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो एडॉप्शन जो हो रहा है, कि हम देख रहे मैसेजेस ग्रुप्स पे, सोशल मीडिया पे लाया कि किए जा रहे हैं कि भाई आप इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, बच्चे ऑर्फेनेड हो गए हैं, उनके माँ बाप गुजर गए हैं कोविड में, तो आप लोग आए सामने और उसको अडॉप्ट करें। कोर्ट ने इस पे स्टे कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि ये सही नहीं है। नो अडॉप्शन जो प्रक्रिया है, बेसिकली लीगली प्रक्रिया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर में, इसको फॉलो करने की जरूरत है। ये जो मैसेज के थ्रू आप जो अडॉप्शन कर रहे हैं वो इलीगल अडॉप्शन है, और स्टेट को कहा था कि आप जो है इसको रोकें और लोगों को इसके बारे में जागरूक करें कि क्या प्रक्रिया होनी चाहिए अडॉप्शन की, क्या सही प्रक्रिया है, उसको फॉलो किया जाए। अगर उसको फॉलो नहीं होता तो इलीगल तरीके से अडॉप्शन को रोका जाए। तो इसमें कोई भी अडॉप्शन जो है कारा को हटा, बेसिकली सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है एक तरह से, जो कि इस एक्ट के अंदर में बनी है,
और मिनिस्ट्री ऑफ आई थिंक वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में ये आती है। इसको बिना बताए ये इन्वॉल्व इसका होना जरूरी है अडॉप्शन प्रोसीजर में, जो प्रोसीजर डिफाइंड है। प्रोसीजर में थोड़ा सा बेसिकली बताया जाता है मोटा मोटी, हमने पहले भी डिफाइन किया है इसको आर्टिकल्स में। तो क्या होता है कि जब भी कोई चाइल्ड ऑर्फेनेज होता है तो इसको जो है रिपोर्ट करना होता है, पुलिस या जो भी अथॉरिटी है उसको, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो भी डिस्ट्रिक्ट में है, या पुलिस ऑफिस में जो है आपका अगर कोई वेलफेयर ऑफिसर है, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, तो उसको रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद ये जो है रिलेटिव्स को ढूंढा जाता है इससे, कि रिलेटिव्स को है कि नहीं डिस्टेंट रिलेटिव, और उसको अडॉप्ट करने को तैयार है कि नहीं है। इन केस नहीं पाया जाता तो उसको क्लियर किया जाता है अडॉप्शन के लिए, क्लियर फॉर अडॉप्शन, और जो है अडॉप्शन के लिए क्लियर किया जाता है। और उसके बाद लीगली कि हाँ फ्री है, अडॉप्शन किया जा सकता है। उसके बाद जो कारा के पास जो है लिस्ट ऑफ डेटाबेस है, डेटाबेस है जो कि पेरेंट्स अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उनके बेसिस पर वो जो मैच करके फिर उनको किया जाता है कि जो पेरेंट्स विलिंग जो पेरेंट्स है वो अडॉप्ट कर सकते हैं अगर उनको ठीक लगता है। तो ये पूरी प्रोसीजर है आपका अडॉप्शन का मोटा मोटी, डिटेल्स हम नहीं जाएंगे इसके अंदर में। तो इसको गवर्नमेंट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट कहा कि आपको ये प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत है लीगली। और ये जो हो रहा है इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि ये विक्टिम ऑफ ट्रैफिकर्स हो सकते हैं, ट्रैफिकिंग में जा सकते हैं। ये गाइस ऑफ अडॉप्शन हो सकता है, आप कह रहे हैं कि अडॉप्ट कर रहे हैं लेकिन वो अडॉप्ट नहीं कर रहे, उसको वो जो अडॉप्ट बेसिकली ले रहे हैं पेरेंट्स, वो उसको उसका ट्रैफिकर हो, वो उसको ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व कर ले। तो ये हो सकता है कि ऐसा बच्चों के साथ हो सकता है। उसके अलावा अगर जेन्युइन भी है, मान लीजिए अडॉप्टिव पेरेंट जेन्युइन, जो पेरेंट अडॉप्टिव जेन्युइन लोग भी हैं, तब भी पॉसिबिलिटी है कि वो जो बच्चा है वो अपने सोशल और कल्चरल जो उनका बच्चा रहा है जिसमें पला बढ़ा है अभी तक, उससे वो हट करके नए जगह पर शिफ्ट ना कर पाए। उस जगह इंटरकंट्री एडॉप्शन होता है, उस केस में हो सकता है वो बच्चा उस माहौल में अच्छे से नहीं ग्रो कर पाएगा। तो इस चीज़ों को देखने की जिम्मेदारी है इस एजेंसी पर। इन्होंने एग्जाम्पल भी, जैसे दिसंबर 2004 सुनामी के बाद भी ऐसे काफी जो साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिला था, बहुत सारे एशियन कंट्रीज में, कि बच्चे अडॉप्शन जो हो रहा था वो लास्टली जो है ट्रैफिकिंग के फॉर्म में वो जा रहा था। अभी जो है एनपीसी जो नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट, इन्होंने काफी प्रोएक्टिवली जो इसको देखा है और सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दायर की कि भाई इसको रोका जाए। और डेटा भी ये कलेक्ट कर रही है स्टेट के द्वारा कि भाई कौन कौन से बच्चे ऑर्फेनेड हुए हैं, उसका डेटा अपलोड करें। नेक्स्ट जो आपका एडिटोरियल है इंकरेजिंग अकॉर्ड, ये जो है G7 ने, जो अभी हमने देखा था पहले न्यूज में, कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट का इन्होंने डिसाइड किया था कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट होना चाहिए एटलीस्ट 15%। इसलिए क्योंकि जो बहुत सारे एमएनसीज है वो लूफहोल्स जो है टैक्स का उसको यूज करते हैं, मिसयूज किया जाता है उनके द्वारा, और क्या करते हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन, वो कभी डिजिटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, तो बहुत सारे एमएनसीज जो है जिस कंट्री में मान लीजिए टैक्स रेट कम है, टैक्स हेवन कर सकते हैं आप उनको, तो वहां पर अपना बिजनेस दिखाती है। और जो प्रॉफिट्स है वो, क्योंकि यहाँ बिजनेस दिखा रही है तो प्रॉफिट बोली कि हमें यहाँ से आया है, प्रॉफिट का यहाँ पे टैक्स रेट बहुत ही कम होता है या तकरीबन 0 टैक्स रेट होता है, तो ये यहाँ पे इनको टैक्स नहीं लगता है, प्रॉफिट पूरा ये इनके पास आ जाता है। और जिस कंट्री में इनका मेन बिजनेस है, मान लीजिए यूएसए में, यूके में, जहाँ इनका मेन बिजनेस है, जैसे गूगल हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, तो वो उनको टैक्स नहीं मिलता है जो उनको मिलना चाहिए। इसी में G7 ने कहा है कि हम जो है मिनिमम टैक्स रेट रखेंगे, कि हर एमएनसी को मिनिमम 15% टैक्स तो देना ही है। भले आप, अगर आपको कहीं कम टैक्स लग रहा है तो आपका बाकी का टैक्स जो है उस रेसिडेंट कंट्री जहां पे आपका बिजनेस है मेन, वहां पे आपको देना होगा। इससे क्या होगा कि जो टैक्स हेवन का जो इनको बेनिफिट मिल रहा था कंपनियों को, वो नहीं मिलेगा। तो एज ए बेटर चैलेंज ऑफ टैक्सिंग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, ये डिजिटाइजेशन के कारण बहुत बार जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है डिजिटाइजेशन के कारण हो रहा है। तो इससे टैक्स जो आउटगो बहुत सारे देश जो है उनको टैक्स नहीं मिल रहा, उनको जो मिलना चाहिए, उसके कारण वो बेसिकली उनको जो है मिलने लगेगा। ये ओईसीडी का फ्रेमवर्क स्टार्ट हुआ, ओईसीडी ने पहले इस पर कंसल्टेशन स्टार्ट किया था G20 के साथ, जो कि फ्रेमवर्क आपका है बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, ये ज्यादातर टैक्स इवेजन को, टैक्स अवॉइडेंस को खत्म करने का एक प्रोविजन है, कि टैक्स से हम टैक्स हेवेंस या जो बहुत सारे जो एमएनसी कंपनियां जो है वो टैक्स की चोरी कर रही है एक तरह से, इस सबको यूज करके, मिसयूज करके, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया को भी काफी जो है इससे टैक्स का फायदा होगा। फॉर इंडिया इट्स एस्टिमेटेड टू लूजिंग मोर देन $10 बिलियन रेवेन्यू ईच ईयर। इंडिया में एस्टिमेट किया था $10 बिलियन इंडिया को रेवेन्यू जो है लॉस हो रहा है इन टैक्स हेवन के कारण, टैक्स अवॉइडेंस के कारण। इसको आगे देखने की बात है कैसे इस पर डिसीजन होता है, G20 समिट भी होने वाला है, तो इस पर कैसा डिसीजन होता है इसके ऊपर, उसके बाद इसका क्या फ्रेमवर्क आएगा, तो वो डिटेल अभी आना बाकी है। तो मोटा मोटी ये चीज है, इसके बारे में डिटेल में हमने संडे के एडिटोरियल में, सॉरी न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था।
तो उसको आप देख सकते हैं और आपका क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। नेक्स्ट जो आपका ये आपका ओपेड है जैसे मर्की स्पेस ऑफ सोशल ऑडियो, पेज नंबर 7 पे। इसमें जो है क्लब हाउस एक नया आपका ऐप जो है स्टार्ट हुआ, जिसमें कि ऑडियो रूम्स मतलब ऑडियो चैट एक तरह से उस ऑडियो सोशल मीडिया है। अदरवाइज हम मीडिया को देखें फेसबुक, ट्विटर, ये सब पे, इस पे ज़्यादातर क्या है टेक्सचुअल है, आपका टेक्स्ट लिखते हैं आप, टेक्स्ट के बेसिस पे चैट होता है। इसमें ऑडियो सिर्फ है, टेक्स्ट का कुछ नहीं है इसमें। इसको इन्होंने बोला कि कंसर्न है ये काफ़ी रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें और प्रीवीसी पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों तरह से ये सही नहीं है, इसमें कुछ कंसर्न है जिसको दूर करने की जरूरत है। वेरियस क्लब्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, कॉमन इंटरेस्ट के क्लब्स हैं अलग अलग। तो क्वेश्चंस ऑन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी दोनों का इस पे इन्होंने बोला कि ये ना उस पर खरा नहीं उतरता है। उसके अलावा डेटा रेगुलेटर जो कि रेगुलेट करते हैं, जो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, उनके लिए भी चैलेंजेस है। तो इफेक्टिव वे टू रेगुलेट ट्रेडिशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, ऑडियो मैसेजेस को कैसे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और कैसे उसको रेगुलेट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट होगा। फास्टर और रियल टाइम होता है, क्योंकि बहुत बार देखते हैं आप जो टेररिज्म एक्ट है या बाकी जो इन वायलेंस जो होता है वो, तो ऑडियो मैसेज अगर है तो ज़्यादा जल्दी से फैलेगा और रियल टाइम में फैलेगा, तो उसको रोकने की ज़्यादा जरूरत है। ट्रेडिशनल मेथड जो कंटेंट मॉडरेशन का, ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि आप उसको टेक्स्ट नहीं है जिसको कि आप स्कैन करके उसमें पता लग सके कि टर्म्स हैं कि नहीं है, चीज़ें हैं कि नहीं है। तो साइबर बुलिंग, ट्रोलिंग इसमें ज़्यादा हो सकता है। कैसे? जैसे कि इसमें इस ऐप के बारे में स्पेशली बात की गई है कि आप जो है पता चलेगा, आपको पता चल जाता है, नोटिफाई हो जाता है कि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो किस चार्ट से किस चार्ट में मूव कर रहे हैं, किस रूम में मूव कर रहे हैं। आप एक तरह से उसको स्टॉक कर सकते हैं किसी लोग को, कि वो कहाँ जा रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फिर उसको फॉलो कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इसमें जो ऐप स्पेसिफिक इन्होंने बोला कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। रिकॉर्ड्स भी करता है ये ऐप बेसिकली ऑडियो को, जो कि है ना कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी डिपेंड है, और आपस में इन्वेस्टिगेशन के लिए वो काम आएगा कि नहीं आएगा, इन टू इंक्रिप्शन इसमें है नहीं, तो डेटा इज स्टिल पोटेंशियली एक्सेसिबल है। इंक्रिप्शन भी नहीं है तो डेटा सिक्योरिटी का भी बात नहीं है इसमें। फिर इसके अलावा कहा जाए कि चाइनीज बेस्ड स्टार्टअप जो है इसको बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, तो ये भी चैलेंज है, ये कंसर्न है कि चाइनीज गवर्नमेंट एक्सेसिंग रॉ ऑडियो एज वेल एज अदर सिक्योरिटी फ्लॉज इसमें हो सकता है। इंडिया की बात करें तो स्ट्रिंजेंट डेटा प्रोटेक्शन लॉ हमारे पास नहीं, जो अभी हमने देखा प्रीवियस आर्टिकल में। तो डेटा ब्रीचेज और प्राइवेसी वॉलेशन इसमें ज़्यादा होने के चांसेज है इंडिया के केस में। इसके अलावा जो क्लब हाउस है वो यूजर का कॉन्टैक्ट का परमिशन भी मांगता है, जबकि वो ज़रूरत नहीं है, तो इससे और भी यूजर के कॉन्टैक्ट्स को भी वो एक्सेस कर सकता है और उसको भी मैसेज कर सकता है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं इसमें। तो ये सब चीज़ें हैं, बेसिकली इस ऐप के स्पेसिफिक बताया गया कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न्स है। बहुत सारे ऐप में हम देखें तो इसकी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो बताया गया कि जैसे कैसे कि बड़े ऐप्स जो हैं, बड़े कंपनियां जो है, वो इस ऐप का फीचर्स हो सकता है तो एक्वायर कर ले बाद में जाकर, इनोवेशन जो उन्होंने किया है, या फिर ये सेम फीचर जो अपने ऐप में भी ला सकते हैं। तो ये इसके बारे में बात की, किलर एक्विजिशंस या फिर कॉपिंग द यूनिक फीचर्स। तो ये चीज़ें हैं इनोवेशन में कैसे ये चोट पहुंचा सकती है। तो बाकी मोटामोटी इसमें यही है कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न्स है ऐसे ऐप में, इसको दूर करने की जरूरत है। और इंडिया के केस में बात करें अगर, तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ की क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये इंपॉर्टेंस आपका है। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है साउथ एशियाज हेल्थ केयर बर्डन, पेज नंबर 7 पे। इसमें जो है आपका साउथ एशिया का बेसिकली इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सारे देशों का बताया कि हेल्थ बर्डन में कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कम है, और हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है जीडीपी का, वो काफ़ी कम है इन देशों में, जिसके कारण हमें वायरस सर्ज जो पेंडेमिक का हमने ये रूप देखने को मिला है। तो सिर्फ इंडिया में नहीं, नेपाल में भी, श्रीलंका में भी और पाकिस्तान में भी हमने देखा, और बांग्लादेश में भी काफ़ी डेथ्स और इन्फेक्शन जो है पेंडेमिक का देखने को मिला है, सेकेंड वेव में स्पेशली। भूटान एक्सेप्शन है, क्यों? क्योंकि कंट्री सक्सेस स्टेम फ्रॉम वेल फंडेड एंड प्रिपेयर्ड पब्लिक हेल्थ सिस्टम वहाँ पर है, स्ट्रिंजेंट मेजर भी उन्होंने लिया, सिटीजनशिप भी रिस्पॉन्सिबल है और अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। तो भूटान को छोड़कर बाकी जो देश है वहाँ पर हमें इस वायरस का इफेक्ट देखने को मिला है, क्यों? क्योंकि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर कम है, अच्छी नहीं है। तो ये कानून उन्होंने बताया, मेजर जो चैलेंज है उन्होंने बोला सब पार पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया के केस में, सिर्फ तकरीबन 1% जो है ऑफ जीडीपी जो इंडिया स्पेंड करता है पब्लिक हेल्थ केयर में। प्राइवेट सेक्टर बूम कर रहा है। बाकी जो हम अगर बात करें तो इंडिया में रेशियो जो अगर देखें तो 0.01 डॉक्टर से 1000 लोगों पर, जबकि डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेशन है 1 होना चाहिए कम से कम। यहाँ पे हम फेल कर रहे हैं। ओनली हाफ अ बेड अवेलेबल फॉर एवरी 1000 लोगों के लिए, सिर्फ आधा बेड अवेलेबल है। बांग्लादेश पाकिस्तान में भी तकरीबन वही है आपका फीचर। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अगर हम देखें मतलब कितने लोगों को अपना मतलब अपनी जेब से कितना खर्च करना पड़ता है। एक तो हो गया आपका हेल्थ इंश्योरेंस या गवर्नमेंट अगर पे कर रही है तो वहाँ पे आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, इंश्योरेंस है तो।
तो इंश्योरेंस कवरेज क्योंकि इंडिया में बहुत कम है, अगर हम देखा जाए तो प्राइवेट तो बहुत ही कम है, गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस भी कम है, काफ़ी लोगों के पास नहीं है। इसके कारण बहुत सारे लोगों को जब भी बीमार होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, तो जेब से काफ़ी पैसा देना पड़ता है। तो इंडिया की अगर हम बात करें, आइडियली जो होना चाहिए 15 से 20% आउट ऑफ पॉकेट होना हो सकता है। इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हाई फिगर है। 62.67% इंडिया में है, 73% 74% तक बांग्लादेश में है, और 56% जो है पाकिस्तान में लोगों को अपने जेब से खर्च करना पड़ता है अगर कोई हेल्थ केयर इमरजेंसी होती है तो इसको इसके कारण बहुत बार जो हम देखेंगे लोग गरीबी में रेखा में चले जाते हैं, गरीब हो जाते हैं क्योंकि इनके पैसा के लिए इनको कर्ज देना पड़ता है, वो कर्ज को वो चुका नहीं पाते हैं। रूरल इंडिया की बात करें तो ये और भी दयनीय स्थिति है यहाँ पर हेल्थ केयर का, जो हमने पहले भी देखा ही है। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की, तो इंडिया जो है वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर है इंडिया का, थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री के केस में डिफेंस बजट जो है। लेकिन अगर वही हेल्थ बजट की बात करें तो फोर्थ लोवेस्ट है। तो ये सेम आपका पाकिस्तान में वही है आपका, और बांग्लादेश में यही सिचुएशन तकरीबन है। तो ज़्यादातर इनका जो इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक्सपेंडिचर जो होता है, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस में करती है, जबकि हेल्थ को भी प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, जो कि नहीं दिया जाता है। साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, जो एशियान कंट्रीज हो गया उनके बात करें, तो उन्होंने अपना प्रायोरिटी किया है इन्वेस्टमेंट हेल्थ केयर में। वियतनाम में भी, लाओस में, कंबोडिया में, सब जगह जो है हेल्थ केयर में उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, जिसके कारण हम देखें तो पेंडेमिक का रेस्पॉन्स जो वहाँ पर काफ़ी बेटर रहा है इंडिया के कंपेरिजन में या साउथ एशिया के कंपेरिजन में। इस साल जो है गवर्नमेंट ने कहा कि 137% इंक्रीज किया हेल्थ और वेलबींग पे, लेकिन इस पे भी मिसमैच है काफ़ी फैक्ट्स और फिगर में, ये यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं है। ये बजट के बारे में हमारा अलग से वीडियोस को आप देख सकते हैं कि किस किस चीज़ पे गवर्नमेंट कितना इस साल बजट में एक्सपेंडिचर कर रही है। तो ये मोटा मोटी हेल्थ केयर को लेकर के कैसे उसको, साउथ एशिया का ही पूरा तरह से एक उन्होंने फ्रेमवर्क बताया है, और मिलिट्री एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, हेल्थ केयर में कम है, तो इसको हमें बढ़ाने की जरूरत है। और किससे हम सीख सकते हैं, तो साउथ ईस्ट एशिया से हम इस चीज़ को सीख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका ओपेड है आपका ए हॉस्पिटल्स मिसमैच मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, पेज नंबर 7 पर। ये जो जीबी पंत हॉस्पिटल ने अपना एक रेगुलेशन निकाला था कि मलयालम से नर्सेस को यूज नहीं करना, आप हिंदी या इंग्लिश ही यूज कर सकते हैं। बाद में इसको बैक कर लिया था, तो इसी के ऊपर में पॉलिटिकल न्यूज है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो इस चीज़ को कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मोटा मोटी ये न्यूज़ की बात है कि आपको लैंग्वेज जो डाइवर्सिटी है हमें उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, और हमें जो है बाकी चीज़ों पर ध्यान लगाना चाहिए, लैंग्वेज को नहीं। ये इंपॉर्टेंट, इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका पेज 9 पे जो आर्टिकल है, पायलट ट्रेनिंग फॉर 2 वीमेन आर्मी ऑफिसर्स, तो ये जो पहली बार जो है आर्मी एविएशन कॉर्प्स, एक जो उनकी यूनिट है, उसमें 2 वीमेन ऑफिसर्स को सेलेक्ट किया गया है हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग के लिए। आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये इनको आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल नासिक में इनको ट्रेन किया जाएगा। टिल नाउ वुमेन ऑफिसर्स वे असाइन ओनली ग्राउंड ड्यूटीज इन आर्मी एविएशन कॉर्प्स, अभी तक इनको ग्राउंड ड्यूटीज मिलता था, हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग या ऑन एयर ड्यूटीज नहीं थी। तो अभी इनको सेलेक्ट किया गया है, कुछ 15 वीमेन ने वॉलंटियर किया था, जिसमें से 2 वीमेन को सेलेक्ट किया गया इस प्रोसेस के द्वारा। मई में आर्मी इंडक्टेड फर्स्ट बैच ऑफ 83 वीमेन सोल्जर्स इन कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस। ये भी पहली बार बेसिकली कह सकते हैं वीमेन एम्पावरमेंट में आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं, और कैसे जो है पुलिस में और डिफेंस कॉम्बैट रोल्स में वीमेन का रोल बढ़ रहा है, उसमें चीज़ों में आप इन एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। ये 2 केस स्टडी हो गया आपका। नेक्स्ट पेज नंबर 10 में आर्टिकल आपका, पक्के टाइगर रिजर्व कंटीजेंसी वर्कर्स गो ऑन स्ट्राइक। तो ये उनको वेज को लेकर के, ये जो रिजर्व के जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पे चले गए हैं। तो ये तो न्यूज़ आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, जो रिजर्व है इसको जानने की जरूरत है, टाइगर रिजर्व ये कहाँ लोकेटेड है और ये है क्या। तो ये जो है 2000 में इसको रिजर्व डिक्लेयर किया गया था, टाइगर रिजर्व। ये फुटहिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय में है, ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में ये लोकेटेड है। इसको पकुई टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है लोकल लैंग्वेजेस में। ये ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है इंडिया में 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, एक तो वेस्टर्न घाट हो गया आपका, और एक ईस्टर्न हिमालयज भी है। तो इसके अंदर में ये पड़ता है आपका, और इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट जो स्पेसीज पाई जाती है वो 4 तरह की हॉर्नबिल स्पेसीज, ये यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिजर्व की जैसे ब्यूटी आप कर सकते हैं। इसका लोकेशन अगर हम देखें और बाकी जो जोग्राफिकल एरिया देखें, रिवर देखें, तो साउथ ईस्ट में सेंचुरी की एडजॉइनिंग आपका नमेरी नेशनल पार्क है, जो ये भी इंपॉर्टेंट काफ़ी है, असम का। ईस्ट में लाई करता है आपका पक्के रिवर, जिसके कारण इसका नाम है एक तरह से। और वेस्ट में जो है ये बरहेली और कमेंग रिवर इसके वेस्ट में है। तो इनको याद रखें, यहाँ बहुत बार जो जोग्राफिकल लोकेशन में पूछा सकता है कि ये लोकेशन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा आपसे कि कौन सा रिजर्व है या कौन सा सेंचुरी है, तो आपको बताना होगा। ये मैप लोकेशन है जो मेजर टाइगर रिजर्व से, इसको आप पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर है।
तो यहाँ पे ये आपका पक्के आपको दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश में, बगल में नमेरी है आपका, काजीरंगा है आपका, नमदापाड़ा है, मानस, ओरैंग, बक्सा टाइगर रिजर्व, दंपा। तो ये नॉर्थ ईस्ट का जो मेजर टाइगर रिजर्व है उसका हमने देख लिया। बाकी जगह पर भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, पॉज कर ले वीडियो को, इसको आप नोट डाउन अपने जो है मैप को, या फिर इसका आप स्नैपशॉट लेकर अपने नोटबुक में रख सकते हैं। नेक्स्ट जो पेज 13 पे आर्टिकल आपका है, यूएस सेनेट पासेज ह्यूज इनोवेशन बिल। तो यूएस गवर्नमेंट ने अभी, सेनेट ने वहाँ की एक इनोवेशन बिल पास किया, मतलब काफी फंड जो है एलोकेट किया है इनोवेशन के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, तकरीबन $170 बिलियन। ये किस लिए किया गया? क्योंकि इसको देखते हुए, चाइनीज थ्रेट को देखते हुए कि चाइना में इनोवेशन इतना हो रहा है बेसिकली, और इकोनॉमी वहाँ पे जो ज़्यादा डेवलप हो रही है, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर रिसर्च डेवलपमेंट में ज़्यादा फंड देने की जरूरत है। उसके लिए गवर्नमेंट ने वहाँ पर इस बिल को सैंक्शन किया है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इन साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन जनरेशन। तो जनरेशन से मतलब बहुत सालों में पहली बार इतना ज़्यादा पैसा यूएस गवर्नमेंट ने इसके लिए, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए दिया है। इसमें एक सेमीकंडक्टर के लिए भी एक स्पेशल फंड दिया गया, क्योंकि सेमीकंडक्टर का अगर देखें प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गया है और यूएस में नहीं है, तो वहाँ के ऑटो इंडस्ट्री को का भी प्रोडक्शन कम हो गया है, उनका डिले हो गया, क्योंकि चिप सेमीकंडक्टर उनके पास नहीं है, जो कि उनको चाहिए ऑटो मेकिंग गाड़ी बनाने के लिए। इसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ है, सेमीकंडक्टर के लिए तो रखा ही गया है, इसके अलावा प्रायोरिटीज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम साइंस के लिए भी, अलग अलग चीज़ों के लिए, साइंस फाउंडेशन के लिए इसमें अलग अलग फंडिंग की गई है, जो कि जरूरी है आगे के समय के लिए, जनरेशन के लिए, और जिससे हम चाइना से टैकल कर सकें। ठीक है, ये मोटा मोटी ट्रेड टैरिफ के लिए और कैसे इनोवेशन में इंडिया को भी, इसको आप एग्जांपल दे सकते हैं कि इंडिया को भी इनोवेशन रिसर्च डेवलपमेंट में ज़्यादा फंडिंग की जरूरत है, ताकि हम अपना इनोवेशन जो है रिसर्च डेवलपमेंट को और ग्रो कर सके अलग अलग फील्ड्स में। नेक्स्ट जो आपका पेज 13 पे ही आर्टिकल आपका है, नो डिसीजन येट ऑन इंडियन कंसुलेट इन अदू एटॉल। तो ये जो अदू एटॉल, उनका बेसिकली अगर मालदीव्स की बात करें तो अलग अलग वहाँ बहुत सारे आइलैंड्स है। तो इसमें जो एक आइलैंड है आपका अदू एटॉल, इसमें इंडियन कंसुलेट बनाने की बात चल रही थी। तो इसको अभी, क्योंकि प्रोटेस्ट वहाँ पे शुरू हुआ है कुछ, इसको लेकर वहाँ प्रेसिडेंट ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है। तो ये जो अदू अटॉल है, ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो है ही इसका इंडियन ओशियन में, काफ़ी सही जगह पे लोकेटेड है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, और सेकंड लार्जेस्ट सिटी है इस मालदीव्स का। अगर बात करें तो तकरीबन 30,000 लोग यहाँ पे रहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि हम वहाँ पे कंसुलेट बनाना क्यों चाहते हैं, ऑलरेडी जो माले में जो कैपिटल है वहाँ पे इंडिया का कंसुलेट है, बाकी देशों का भी कंसुलेट है। तो यहाँ पे हम क्यों बनाना चाहते हैं, ताकि यहाँ के लोगों को स्पीडली जो वीजा सर्विस दिया जा सके, यहाँ आने जाने वाले लोगों को, क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ पे काफ़ी लोग आते जाते हैं। तो ये आपका मैप है जिसको कि आप देख सकते हैं, ये आपका इक्वेटर के जस्ट नीचे जो है अदू एटॉल है, और ये माले हैं, ये बेसिकली यहाँ पे कैपिटल सिटी है यहाँ का। और ये आप देख रहे हैं अलग अलग आइलैंड जो यहाँ पर है, बहुत सारे आइलैंड पे लोग रहते हैं, बहुत पे नहीं भी रहते हैं, या फिर बहुत ही मिनिमम है। अलग अलग आइलैंड पे अलग अलग रिजॉर्ट्स हैं, और वन आइलैंड वन रिजॉर्ट की यहाँ पे पॉलिसी है, ताकि टूरिज्म भी चलता रहे और वहाँ की इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी को भी हैम्पर नहीं हो, कोरल रीफ जो है, कोरल रीफ, उसको हम हैम्पर ना करें। तो टूरिज्म यहाँ पे काफ़ी देखिए इंपॉर्टेंट कर सकते हैं आप, इकोनॉमी का पार्ट है, इसका इकोनॉमी को रिवेन्यू आता है। ठीक है, इक्वेटर का जस्ट नीचे आपका लोकेशन समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है पेज नंबर 13 पर ही, एल साल्वाडोर अप्रूव्स बिटकॉइन एंड लीगल टेंडर। तो बिटकॉइन जो आपका करेंसी जो है आपका क्रिप्टो करेंसी, इसको एल साल्वाडोर ने अलाउ कर दिया कि लीगल टेंडर होगा, वहाँ पे लीगली जो इसको आप यूज कर सकते हैं। पहला नेशन है जो इसने क्रिप्टो करेंसी को एवरीडे यूज के लिए अलाउ किया है, कोई भी देश ने अभी तक ग्लोबली अलाउ नहीं किया है। इसको आप डेली लाइफ के परचेजेस के लिए, प्रॉपर्टी परचेज, टैक्स कंट्रीब्यूशन, किसी चीज़ के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं एल साल्वाडोर में। बिटकॉइन क्या होती है, आपका जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसका हमने अलग से वीडियो, जिसका मैं लिंक यहाँ पे आपको दे दूंगा, उसको आप जरूर देखें, ताकि आपको जो है पूरा तरह से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है और लीगल टेंडर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसको आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट जो आपका पेज नंबर 14 पे आर्टिकल है, कैबिनेट अप्रूव्स 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम फॉर रेलवेज। ये कैबिनेट ने कल जो अप्रूवल दिया है कि 5 मेगाहर्ट्ज हम रेलवे को देंगे। 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड जो होता है आपका, बैंड क्या होता है, जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज बैंड होते हैं, उसमें कुछ कुछ मेगाहर्ट्ज इतना स्पेक्ट्रम जो बैंडविड्थ आपको दिया जाएगा। इसलिए ताकि इसके गवर्नमेंट रेलवे जो अपना यूज, पर्सनल यूज के लिए कर सके, कैप्टिव यूज, सेल के लिए नहीं है, कैप्टिव यूज के लिए है, पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए। क्योंकि रेलवे आप देखें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका, बहुत सारे जो ट्रेन मूव करती हैं उनका लोकेशन चाहिए, ट्रैक लोकेशन चाहिए आपको, अलग कोच का लोकेशन हो गया, अलग अलग चीज़ें हो गई उसके लिए। तो 4G टेक्नोलॉजी जो है आपकी LTE टेक्नोलॉजी, इसको जो है रेलवे यूज करेगी मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन के लिए। ये टेक्नोलॉजी को बेस करके इस चीज़ को स्पेक्ट्रम में को इस चीज़ में यूज किया जाएगा।
क्या फ़ायदा होगा? तो प्रिवेंट ट्रेन एक्सीडेंट प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप लोकेशन जो लाइव लोकेशन अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन आपके पास है, बैंडविड्थ अच्छी खासी है, तो आप लाइव लोकेशन ट्रेन का ट्रैक कर पाएँगे, तो लो एक्सीडेंट नहीं होगा। डिलेज कम कर सकते हैं आप, इनेबलिंग रियल टाइम इंटरेक्शन बिटवीन लोको पायलट्स कि भाई हाँ ठीक है, आप है ना लोको पायलट का रियल टाइम इंटरेक्शन होगा, डिले भी कम हो जाएगा। स्टेशन मास्टर, लोकल पायलट और कंट्रोल सेंटर तीनों के बीच में आप रियल टाइम में, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके पास है, कम्युनिकेशन फास्ट होगा आपका, तो आप जल्द से जल्द उसमें इंटरेक्शन हो पाएगा। 5 साल का इसका लक्ष्य रखा गया, 5 साल में इसको हम कंप्लीट कर देंगे प्रोजेक्ट को। इसके अलावा इस स्पेक्ट्रम को यूज करके रेलवे जो इंटरनेट थिंग जो आपका कर सकते हैं, जो बहुत सारे ऐप जैसे उस पर बनते हैं, उस चीज़ को डेवलप कर सकती है। बेस्ड रिमोट मॉनिटरिंग पर्टिकुलरली फॉर कोचेज, वैगन्स एंड लोकोस, एंड मॉनिटर सीसीटीवी कैमरा जो कोचेज जो है उसको मॉनिटर कर पाएगी। आईओटी जो है एक अलग कंसेप्ट है, इसको हम बाद में डील करेंगे। तो ये बेसिकली क्या है कि आपका जो इंटरनेट को यूज करके, सॉरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको यूज करके आप उसके ऊपर कैसे आप ऐप बना सकते हैं, इस तरह से वो चीज़ें होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक आप जरूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, ताकि वो भी इस वीडियो से, इस चैनल से जुड़ सकें। और जैसा हमने कहा, कुछ वीडियो जो है हमने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, उसको आप प्लेलिस्ट को आप देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ऐसे एनसीईआरटी का है, इकोनॉमिक का है, पॉलिटी का है, जुडिशरी का हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, सारा प्लेलिस्ट है, उसको आप देखें, ताकि आपका प्रिपरेशन जो है वो आसान होगा। और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर आप सब्सक्राइब करना मत भूलें, और हमारे टेलीग्राम, कोडा और बाकी सोशल मीडिया से आप जरूर जुड़े, ताकि आपको रियल टाइम अपडेट जो है न्यूज़ का मिलता रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।